हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। अपन पढ़ रहे थे एनसीईआरटी कंक्लूजन में कोशिका के बारे में। अपन ने कल का हमारा टॉपिक था कोशिका किससे मिलकर बनी होती है। तो अपन ने बताया था प्रत्येक कोशिकाओं में तीन गुण पाए जाते हैं। पहला था प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा केंद्रक और तीसरा था कोशिका द्रव्य के बारे में। ठीक है, जहां अपन ने पहले दिन प्लाज्मा झिल्ली के बारे में संपूर्ण जानकारी ली और हमारा लास्ट टॉपिक या लास्ट जो हमारा टॉपिक था वह था एंडोसाइटोसिस। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आज अपन पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में। तो आप हेडिंग लगाइए केंद्रक और लिखने का प्रयास करेंगे। केंद्रक के चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर, तो आपने हेडिंग डाल दी केंद्रक। केंद्रक के बारे में लिखने का प्रयास करेंगे। तो पहला पॉइंट लिखिए केंद्रक के चारों ओर केंद्रक के चारों तरफ दोहरे परत का एक स्तर पाया जाता है जो केंद्रक झिल्ली कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्रक झिल्ली कहलाता है। यह केंद्रक के अंदर उपस्थित कोशिका द्रव्य को अंदर व बाहर आने जाने देता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। इस पूरी लाइन में आपको कोई भी बात समझ में नहीं आया कि सिर्फ एक चीज के अलावा कोशिका द्रव्य के बारे में यह अपन पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? जब अपन कोशिका के जैसे सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली, केंद्र पढ़ेंगे, फिर कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो केंद्र के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह केंद्र के अंदर उपस्थित कोशिका द्रव्य अंदर व बाहर, केंद्रिका के अंदर उपस्थित कोशिका द्रव्य को अंदर व बाहर आने जाने देता है। यहाँ तक अपन लिख चुके हैं आप। आइए आगे बढ़ेंगे। देखो, अब बात करेंगे अपन, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे केंद्रक। ठीक है, सबसे पहले आपने लिख लिया केंद्रक। केंद्रक में क्या उपस्थित होंगे? छिद्र उपस्थित होंगे। ठीक है, और छिद्रों के माध्यम से क्या होगा यह आप समझने का प्रयास करेंगे। तो आप यहाँ पे केंद्रक ना लिख के आप उसको ऐसे लिखा करेंगे केंद्रक झिल्ली। क्या लिखेंगे आप? केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली में क्या उपस्थित होंगे? छिद्र उपस्थित होंगे। और छिद्रों के माध्यम से क्या होगा? छिद्रों के माध्यम से केंद्रक के अंदर उपस्थित कोशिका द्रव्य अंदर व बाहर आ सकता है। ठीक, यही बात अपन लिखेंगे। कोशिका के अंदर ये वाली जो अपन लाइन है वह सेम की सेम लाइन इधर लिख देंगे। इसी लाइन को आपको इस प्रकार समझाया गया है कि इससे आपको याद रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए देखो, देखिए अगला पॉइंट लिखिए आप केंद्रक में क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं। अगला पॉइंट लिखिए आप केंद्रक में क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगली लाइन लिखिए केंद्रक में क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय दिखाई पड़ते हैं। दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अपन ने अभी तक क्या क्या सीखा? अपन ने सीखा सबसे पहले केंद्रक के बारे में। केंद्रक के चारों तरफ एक दोहरे रंग का एक स्तर पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। केंद्रक झिल्ली के अंदर उपस्थित कोशिका द्रव्य को केंद्रक, यह केंद्रक के अंदर उपस्थित कोशिका द्रव्य को अंदर में बाहर आने जाने देता है। कौन? केंद्रक झिल्ली। इसी को बात को आपको बताया था किसमें कैसे आते हैं? छिद्रों के माध्यम से। केंद्रक झिल्ली में क्या उपस्थित रहते हैं? छिद्र उपस्थित रहते हैं। उन्हीं के माध्यम से क्या होता है? जो उसके अंदर अंदर कोशिका द्रव्य है वह अंदर वह बाहर आता जाता है। ठीक है, आइए फिर अपन ने पढ़ा केंद्रक में क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय
दिखाई देते हैं। देखिए क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की जो सूचना होती है, क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की जो सूचना होती है वह डीएनए के माध्यम से माता पिता से संतति में पहुंचती है। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल माता पिता से संतति तक पहुंचती है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। यहाँ तक की बातों में आपको कोई दिक्कत है तो अपन ने क्या लिखा? केंद्रक में क्या उपस्थित होते हैं? क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। फिर अपन ने अगली बात और सीखी, क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की जो सूचना होती है वह डीएनए के माध्यम से माता पिता से संतति तक पहुंचती है। यह भी सवाल आपसे पूछ सकता है, सब वो जो आवश्यक सूचनाएं होती है क्रोमोसोम में वह किसके माध्यम से? तो अपन बताएंगे डीएनए के माध्यम से। डीएनए की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। यह भी आपसे पूछ सकता है, जो आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं वह हम आपको बता रहे हैं। अब बात करेंगे अपन आगे। तो लिखिए, देखो क्रोमोसोम किन किन से मिलकर बना होता है? क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किस किस से मिलकर बना होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब आगे लिखने का प्रयास कीजिए। डीएनए का कार्य, डीएनए क्या करता है? डीएनए कोशिका निर्माण का कार्य करता है। कायिका कोशिका निर्माण व आवश्यक सूचनाओं को, डीएनए क्या करता है? कोशिका निर्माण व आवश्यक सूचनाओं को, यहाँ पे ऐसे लिखिए आप, संगठन की आवश्यक सूचनाओं को, संगठन की आवश्यक सूचनाओं को क्या करता है? पहुंचा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। यह सभी कार्य किसके द्वारा होता है? तो लिखिए, इसके क्रियात्मक खंड को क्या कहा जाता है? डीएनए का क्रियात्मक खंड क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। तो यह आपसे बहुत बार पूछता है, यह आपसे बहुत बार पूछा जाता है। क्या? यह आपसे बहुत बार पूछा जाता है। डीएनए की क्रियात्मक खंड, इसको आप इधर लिख लीजिए, डीएनए का क्रियात्मक खंड क्या कहलाता है? यह जीन कहलाता है। ठीक है, तो देखो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा? अभी तक अपन ने पढ़ा कोशिका किस किस से मिलकर बना होती है? प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। फिर अपन ने कल प्लाज्मा झिल्ली को अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक था केंद्रक। केंद्रक के बारे में अपन ने सबसे पहले पढ़ना है, तो केंद्रक का अपन क्या पढ़ते हैं? केंद्रक झिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। तो केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर पाया जाता है जो केंद्रक झिल्ली कहलाता है। देखिए, केंद्रक झिल्ली के अंदर क्या उपस्थित होता है? कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है, जो छिद्रों के माध्यम से क्या होता है? अंदर बाहर आता जाता रहता है। ठीक है, तो अपन ने इस बात को अगली लाइन में लिख के समझाया था आपको। केंद्रक झिल्ली में क्या उपस्थित रहते हैं? छिद्र उपस्थित रहते हैं, जो क्या कार्य करते हैं? केंद्रक झिल्ली के अंदर उपस्थित कोशिका द्रव्य को अंदर बाहर ले जाने का कार्य करते हैं। फिर क्या करना है? तीसरी लाइन, केंद्रक में क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की जो सूचना होती है वह डीएनए के माध्यम से माता पिता से संतति तक पहुंचती है। क्रोमोसोम किस से मिलकर बना है? डीएनए प्लस प्रोटीन से। कोशिका डीएनए का क्या कार्य कार्य होता है? कोशिका निर्माण और संगठन की सभी आवश्यक सूचनाओं को पहुंचाना। इसका डीएनए का क्रियात्मक खंड जीन कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? जल्दी बताइए, आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, देखो जो कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है, यह तो अपन ने क्या पढ़ा? यह सभी क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है, पॉइंट लिखिए, जो कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है उसमें यह डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, वे कोशिकाएं जो विभाजित नहीं होती है, वे कोशिकाएं जो विभाजित नहीं होती है उनमें डीएनए किस पदार्थ के रूप में पड़ा रहता है? तो अपन क्या बताएंगे? अपन बताएंगे यह क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में पड़ा रहता है। किसके रूप में? क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में पड़ा रहता है। अगला लाइन लिखिए। अब आप पूछोगे व्हाट इज क्रोमेटिन पदार्थ? तो क्रोमेटिन पदार्थ के बारे में दो लाइन है, वो लिखने का प्रयास कीजिए। क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह की रचनाओं का एक जाल होता है। ठीक है, अर्थात क्या होता है? धागा, आप कभी आपने जैसे
अपनी गिट्टी का धागा लिया होगा, उसको आप क्या है खोल के फोल्ड कर लो, तो वह क्या हो जाएगा, उसकी संरचना क्रोमेटिन पदार्थ की जैसी हो जाएगी। ठीक है, देखिए जब कभी कोशिकाएं विभाजित होने वाली होती है तो यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, क्रोमोसोम जब कोशिकाएं टूटती है, विभाजित होने वाली होती है, तो यह क्रोमोसोम में दोबारा इकट्ठा हो जाता है। देखिए अब बात करेंगे, देखो अपन कुछ जीवों के कोशिकीय जनन में, कुछ जीवों के कोशिकीय जनन में केंद्रक की भूमिका के बारे में, कुछ जीवों के कोशिकीय जनन में केंद्रक की भूमिका के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो यह आप हेडिंग लिख चुके हैं, कुछ जीवों के कोशिकीय जनन में केंद्रक की भूमिका। यहाँ तक अपन लिखते हैं इसको, जीवों के कोशिकीय जनन में केंद्रक की भूमिका, जनन में केंद्रक की भूमिका। ठीक है, केंद्रक क्या करेगा, सबसे पहले अपन आगे देखो, आगे चल के अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे कोशिकीय विखंडन के बारे में। तो अपन क्या पढ़ेंगे, कोशिकीय विखंडन के बारे में। उससे संबंधित एक लाइन है, लिखने का प्रयास कीजिए। यह क्या करेगा, एक कोशिका टूटकर क्या बना देगी, दो कोशिका बना देगी। तो दो कोशिका बना देगी तो क्या हो गया, एक से बन गए क्या, दो। इसमें किसकी भूमिका है, केंद्रक टूटता है, केंद्रक टूट के क्या हो जाता है, एक से दो बना लेता है। ठीक है, अगली लाइन लिखिए, यह कोशिका की वृद्धि, यह कोशिका की वृद्धि व परिपक्वन में सहायता प्रदान करता है, परिपक्वन में सहायता प्रदान करता है। नंबर तीसरा पॉइंट लिखिए, यह जंतु कोशिकाओं में रासायनिक क्रिया कराने में सहायता प्रदान करता है। यह जंतु कोशिकाओं में रासायनिक क्रिया कराने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, अपन। अब आइए, या जैसे जंतु कोशिका, यहाँ पे आप सजीव कोशिका भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिखिए अगला टॉपिक लिखिए, केंद्र का है। एक वर्ड आता है केंद्र का है, आपको इसको समझना जरूरी है और लिखने का प्रयास करेंगे। मैं बोलता हूँ, बिल्कुल सरल डेफिनेशन है, लिखिए जल्दी लिखिए। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम होता है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती है। ठीक है, यहाँ तक की बातें आप लिख चुके हैं। तो अपन ने अब तक क्या लिखा, बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती है। ऐसे स्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्या होता है, क्रोमेटिन पदार्थ उपस्थित होता है। ऐसे क्षेत्रों को केंद्रकाय कहा जाता है। ठीक है, तो अपन ने अभी तक सीख लिया, क्रोमेटिन पदार्थ सीख लिया और केंद्रकाय सीख लिया। तो दोबारा डेफिनेशन समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में केंद्रकीय क्षेत्र क्या होता है, बहुत कम होता है। बहुत कम होने के कारण, और ये केंद्र के क्षेत्र बहुत कम क्यों होता है, क्योंकि इनमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती है। केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण इसमें क्या होता है, एक अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र होता है। इसमें क्या होता है, एक अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र होता है, और इस अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्या पाया जाता है, क्रोमेटिन पदार्थ पाया जाता है। इनको क्या कहा जाता है, केंद्रकाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केंद्रकाय कहा जाता है। तो आप समझ चुके हैं केंद्रकाय क्या होता है। कोई आपसे पूछे व्हाट इज केंद्रकाय, तो अपन बता देंगे उसको। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। एक अस्पष्ट केंद्रीय क्षेत्र वाला वह क्षेत्र जिसमें केवल क्या होता है, क्रोमेटिन पदार्थ उपस्थित होता है, क्या कहलाता है, केंद्रकाय कहलाता है। लिखिए, अब बात करेंगे अपन, देखो नोट डाल के 2 पॉइंट लिखेंगे आप। ऐसे जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती है,
ऐसे जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती है क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोट जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोट जीव कहलाते हैं। ये हो गई हमारी पहली बात। नंबर 2 बात क्या पढ़ा अपन ने? ऐसे जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती है क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोट जीव कहलाते हैं। तो नंबर 2 बात क्या आ जाएगी? ऐसे जीव जिनमें क्या उपस्थित होगा? केंद्रक झिल्ली उपस्थित होगा, उनको क्या कहा जाता है? तो लिखिए, उनको कहा जाता है यूकेरियोट जीव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूकेरियोट जीव कहा जाता है। तो दोनों बातें क्लियर हो चुकी है। बहुत बार आपको एग्जाम में सवाल दे देता है, क्या लिखता है? ऐसे जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती है, खालिस्तान कहलाता है। तो अपन क्या बताएंगे? प्रोकैरियोट कहलाता है। और ऐसे जीव जिनमें क्या होता है? केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, क्या कहलाता है? यूकेरियोट जीव कहलाता है। ठीक है, अब देखो ऐसे सवाल इसमें बनेंगे। प्रोकैरियोट कोशिका हो जाएगी, यूकेरियोट कोशिका हो जाएगी। प्रोकैरियोट कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या 1 होगी, ठीक है, और इसमें यूकेरियोट कोशिका में क्रोमोसोम 1 से अधिक हो जाएंगे। क्या इसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होगा? नहीं होगा, इसमें होगा। ऐसे कुछ सवाल जो आपसे बेसिक पूछे जाते हैं, जो आपको डेफिनेशन से याद हो जाते हैं। लेकिन आप याद रखना, प्रोकैरियोट कोशिका में क्रोमोसोम 1 होता है और यूकेरियोट कोशिका में क्रोमोसोम 1 से अधिक होता है। जहां तक कि आपको बातें याद होनी चाहिए और आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास प्रोकैरियोट और यूकेरियोट। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं, इसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होगी प्रोकैरियोट कहलाएगा, इसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होगी यूकेरियोट कहलाएगा। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए अब आप हेडिंग डालिए, अब आप हेडिंग डालिए। और देखो सबसे पहले और अपन पढ़ लेते हैं प्रोकैरियोट कोशिका के बारे में और यूकेरियोट कोशिका के बारे में। सबसे पहले अपन दोनों को क्लियर कर चुके हैं ना। इसमें क्रोमोसोम 1, इसमें क्रोमोसोम 1 से ज्यादा। ठीक है, कोशिका अंगक अनुपस्थित, कोशिका अंग इसमें उपस्थित होंगे। और लिखने का प्रयास कीजिए। आकार इसका छोटा होगा, इसका आकार बड़ा होगा। ये तो बेसिक था। अब हेडिंग डालिए आप कोशिका द्रव्य, हेडिंग डालिए आप कोशिका द्रव्य। ठीक है, हेडिंग डालिए आप कोशिका द्रव्य। आप देखो अभी तक आपने यहाँ बोला प्रोकैरियोट और यूकेरियोट में आपको सबको समझ में आ गया, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई, कोशिकांग। आपने बोला कोशिकांग उपस्थित होते हैं, तो अगला टॉपिक हमारा कोशिकांग ही होगा, कल समझा दिया जाएगा आपको। तो हेडिंग लिखिए आप कोशिका द्रव्य, जल्दी लिखिए। देखिए प्लाज्मा झिल्ली के अंदर उपस्थित तरल पदार्थ, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर उपस्थित तरल पदार्थ क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य कहलाता है। तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर उपस्थित तरल पदार्थ क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य कहलाता है। तो अपन ने प्लाज्मा झिल्ली भी सीख ली। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर उपस्थित तरल पदार्थ क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य कहलाता है। अगली लाइन लिखिए जल्दी फटाफट। जिसमें कोशिकांग तैरते रहते हैं, जिसमें कोशिकांग तैरते रहते हैं और कोशिका द्रव्य के बिना कोशिका का अस्तित्व ही नहीं है। तो अपन ने सीखा क्या? कोशिका द्रव्य को भी अपन ने क्लियर कर चुके हैं। तो कोशिका किन किन से मिलकर बनी होती है? तो अपन ने सीखा कोशिका प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक झिल्ली और कोशिका द्रव्य से मिलकर बनी होती है। तो यह तीनों चीजें हमारी क्लियर हो चुकी है। कल अपन पढ़ेंगे कोशिका अंग के बारे में। आज का सेशन आपको कैसा लगा? चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।